वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेब ट्रेंडिंग 2.0। तो दोस्तों, हम आज देखेंगे मुनावर मर्डर के आगे के एपिसोड के बारे में। चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम नवाज को रमाकांत के पास देखते हैं, जहां नवाज बताता है कि शंकर की उसने नशे में बताया कि यह मर्डर सिर्फ एक और दारू के कारण हुए हैं। तब रमाकांत नवाजे को डांटने लगता है कि तुम्हें शंकर पर नजर रखनी थी, उससे बात करने के लिए तुम्हें किसने कहा था। फिर वो नवाजे को अब थाने में काम करने को कहते हैं कि अब तुम किसी पर नजर नहीं रखोगे। इसके बाद रमाकांत राजू पाटू से मिलने जाता है, पर राजू पाटू को देखकर वो चुपचाप बाहर आता है और बाकी पुलिस वालों से कहता है कि इसे अभी थोड़ी और देर अंदर सड़ने दो। इसके बाद हम पास में जाते हैं, एक औरत को देखते हैं, लकड़ियां बटोर कर जा रही थी। तभी कोई उसे पत्थर से कुचल कर मार डालता है और हमें पता चलता है कि यह पांचवी विक्टिम थी। फिर प्रेजेंट में रमाकांत उसी औरत के पति से बात कर रखता है और उसका पति बताता है कि जब वे कलावती को ढूंढने गया था तब सब लोगों ने बताया कि वो पुलिया के नीचे है, लेकिन हम वहां गए तो वहां खून था, पर मेरी बीबी नहीं थी। उसके बाद कलावती हमें किसी मंदिर के पास मिली थी। फिर वो आदमी कहता है कि शायद मेरी बीबी पर किसी देवी का प्रकोप हुआ हो, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि हम हर सोमवार पर बकरा काटेंगे, लेकिन पैसा न होने के कारण हम बकरा काट नहीं पाए और मन्नत फालतू व्यर्थ हो गई, इसलिए मेरी बीबी देवी के प्रकोप से मारी गई हो। जो सुनकर रमाकांत उस पर भड़क जाता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन वो आदमी तो उल्टा रमाकांत को सुना देता है। उसके बाद हम एक दूसरे विक्टिम के पिता के पास रमाकांत को देखते हैं, जो बताता है कि मेरी बेटी छोटी सी दुकान लगाती थी और जब वो घर आ रही थी तब दो लोग उसे उठाकर ले गए और उन्होंने ही उसे मार डाला। फिर हमें 2 दिन बाद लाश मिली थी। इधर हम उत्तम राव को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ रुक्मणी कहती है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, ये पुलिस वाले हमारे धंधे को खराब कर रहे हैं। तभी कमली को एक बच्चा ठहरने को बुलाता है और वह चली जाती है। फिर यहाँ रमाकांत अपने साथियों से कहता है कि मर्डर बहुत ही खतरनाक है और हमें उस शंकर पर नजर रखनी होगी। इधर हम एक लड़की को देखते हैं कि जिसके पास एकदम से कोई डरावने मास्क वाला आदमी आता है और वो डर जाती है। थाने में अब रमाकांत सीधा पाटू से पास आता है और वो उससे पूछने लगता है कि ये गुड़िया तूने ही मेरे बेड के नीचे रखी थी ना, जिस पर राजू पाटू मना कर देता है और कहता है कि मैं कोई अकेला तांत्रिक नहीं हूँ इस गाँव में, मेरे जैसे कई और भी है। और वो रमाकांत को उन लोगों की लिस्ट देता है। तभी रमाकांत पूछता है कि तू परांजय से मिला हुआ है क्या, लेकिन राजू पाटू को मना कर देता है, उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। इधर गांव में हम उसी मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो बच्ची को लेकर भाग रहा था और बच्ची के शोर करने पर गांव वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ थाने में राजू पाटू से अभी भी रमाकांत पूछताछ कर रहा था और राजू पाटू बताता है कि उत्तम राव ने बहुत पहले मुझे कहा था कि खजाना ढूंढना है और यह बात उत्तम राव को उसकी माँ ने बताई थी, जो कि उल्टा पैदा हुई थी। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो भी उल्टा पैदा होता है उसके सारे सपने सच होते हैं। और उत्तम राव की माँ के सपने में अक्सर सोने का घड़ा आता था, इसलिए उत्तम राव ने मुझे इस खजाने का पता लगाने के लिए रिचुअल को करने के लिए कहा था। तब रमाकांत कहता है कि इस गाँव वालों को मानना है कि ऐसे खजाने का पता लगाने के लिए नरबली देनी पड़ती है। तो क्या उत्तम राव ने वो किया था? जिस पर राजू बाटू बताता है, मना कर देता है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो बताता है कि मैंने उत्तम राव के लिए बस एक पूजा की थी। असल में रुक्मिणी बाई को पीरियड्स नहीं आते थे, जिससे वह कभी भी मां नहीं बन सकती। ऐसे में मैंने पीरियड्स आने के लिए पूजा की थी, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। इधर हम उसी मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो लड़की को एक पेड़ के पास लाकर कहता है कि मैं हूँ धारिया बुआ और मैंने अब तक 7 लोगों को मारा है। फिर वो उससे चाकू मारकर भाग जाता है। यहाँ अब रमाकांत जब टॉर्चर करने की बात करता है तो ये कबूल कहता है कि मुझे तो कोई तंत्र मंत्र आता ही नहीं।
मैं तो बस पैसों के लालच में गाँव वालों के सामने झूठा तंत्र करके दिखाता था और सच मान जाते थे। ऐसे में मैंने इसे पैसा कमाने का धंधा बना दिया। अब यह सुनकर रमाकांत सीधा जाकर बाकी पुलिस वालों से बात करता है और ये टाचू पाटू खून नहीं हो सकता। साथ ही रमाकांत पटर्कर को उन तांत्रिकों की लिस्ट देता है जिनका नाम टाचू पाटू ने बताए थे कि तुम इनका पता करके बताओ। तभी वहां पर दामोदर आता है और बताता है कि एक बच्ची पर हमला हुआ है और हमें पता चलता है कि उस मास्क वाले ने बच्ची को मारा नहीं था। यहाँ रमाकांत अब बच्चे से पूछता है कि मास्क वाले ने क्या कहा, तो लड़की बोलती है कि धारिया बुआ का नाम लेते हैं और फिर आगे कुछ बोल नहीं पाती। तब रमाकांत वह मास्क वाला कहा गया उस दिशा में पुलिस वाले को जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे गांव में कर्फ्यू लग जाता है। कोई भी बाहर ना घूमे, जाने का खतरा है। तब हम लड़की को देखते हैं जिसे सामने वही मास्क वाला आदमी आ जाता है और यही सीन कट हो जाता है। फिर अगले दिन हम एक पहाड़ी पर देखते हैं जहाँ एक आदमी को लाश मिलती है और वह गांव इकट्ठा हो जाता है। तब वह रमाकांत आता है और वो बताता है कि इस बार कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का मरा है। वहाँ यह सब देखकर सामुद्रिक को उल्टी होने लगती है। उसी समय वहाँ सीआईडी ऑफिसर आते हैं जो बताते हैं कि होम मिनिस्टर के ऑर्डर है कि ये केस सॉल्व होने में काफी समय लग रहा है, इसलिए आपको मुंबई वापस जाना होगा क्योंकि वहाँ और भी टेस्ट पेंडिंग है। तब रमाकांत कहता है कि मुझे 5 दिन और दे दो, मैं कैसे भी करके यह टेस्ट सॉल्व करूंगा। इधर हम उसी मास्क वाले आदमी को एक घर में घुसते हुए देखते हैं और वह जैसे ही उस आदमी को मारने वाला था तभी वो आदमी मास्क वाले पर हमला कर देता है और वहाँ बाकी लोग उसे घेर देते हैं। तभी वहाँ दामोदर भी पहुंच जाता है और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। ये एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सबने मास्क वाले आदमी को पकड़ लिया है और यह मास्क हटाकर देखता है तो वो तुकिया निकलता है। अब तुकिया को थाने में लाकर दामोदर पूछताछ करना शुरू करता है। उसके कुछ ना कहने पर वो उसे पीटने वाला होता है, लेकिन तभी रमाकांत आकर उसे रोक देता है। फिर वो खुद तुकिया से पूछने लगता है कि तुम ये मास्क लगाए क्यों ढूंढ रहे थे। तब भी तू क्या कुछ नहीं बोलता और रमाकांत चुपचाप चला जाता है। इधर एक कांस्टेबल लड़के को लेकर आता है जिन्हें कल ही अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी और यहाँ लड़का देखकर पहचान लेता है कि तो वो उसका भाई कोंडिया है जो मारा जा चुका है। यह देखकर वो लड़की बुरी तरह से रोने लगता है। इधर रमाकांत नवाले को बुलाता है और कहता है कि तुम फिर से जाओ और उस शंकर से सच करवाओ। जैसे मैया दामोदर कोंडिया के भाई से पूछता है कि तेरी माँ कहाँ है और वह बताता है कि वह तो जेल में है, जो सामुद्री बाई के साथ काम करती थी जिनका नाम शेषाबाई था। तब दामोदर को याद आता है कि इसने तो दारू के भट्टे का इल्जाम अपने सर पर लिया था। फिर वो लड़का बताता है कि मैंने कोंडिया को आखिरी बार सिद्धि बाई के पास देखा था और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ सामुद्री कोंडिया पर भड़क रही थी कि तेरे कारण मेरी बकरी गायब हो गई, अब तू ही उसे कैसे भी ढूंढ के ला। और कोंडिया रोता हुआ बकरी ढूंढने चला जाता है। तभी प्रेजेंट में वहां पर कोंडिया का मामा आता है और कांस्टेबल दामोदर को बताता है कि यह तो तमराव का सबसे खास आदमी है और यह दामोदर को शक होने लगता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इधर थाने में वह टीचर आती है कि आप लोगों ने तुकिया को फालतू में बंद रखा है। तब रमाकांत उससे बात करता है और सब कुछ बताता है। यह सुनकर टीचर कहती है कि मैं एक बार बात करके देखूं, क्या पता वह शायद मुझे कुछ बता दे। तब रमाकांत उसे परमिशन दे देता है। साथ ही वह उसे चिट्ठी भी देता है जो दूसरे मर्डर के बाद आई थी, यह दिखाकर पूछना शायद उसे इसके बारे में कुछ पता हो। तभी वह मदर आता है जो अपनी थोड़ी बताता है कि सामग्री बाई मुझे खूनी लग रही है। यह सुनकर रमाकांत को भी आइडिया आता है। इसके बाद वह सीधा सामग्री से पूछताछ करने जाता है कि कोंडिया आखिरी बार तेरे साथ ही देखा गया था, जिस पर सामग्री सुनाने लगती है कि चला जाता है कि सबूत मिलेगा तो जरूर आऊंगा। फिर वह सामग्री टेंशन में आ जाती है। अब ऐसा क्यों, वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इधर थाने में तुकिया से टीचर पूछती है कि तूने लड़की को क्यों उठाया था, जिस पर तुकिया बोलता है कि
टीचर उससे कह दे कि तू जरूर किसी को बचाना चाहता है ना, और उसे वही चिट्ठी पढ़कर भी बताती है। लेकिन तुकिया फिर भी कुछ नहीं बोलता। इधर उत्तम राव सीधा सामग्री के घर पर आता है और वहां जोरों से कहता है कि हम दारू की भट्टी जलाएंगे। जिस तरह सामग्री करने लगती है कि उत्तम राव उसे चाटा मार देता है। इधर टीचर को तुकिया ने कोई जवाब नहीं दिया था, इसलिए वह निराश होकर वहां से चली जाती है। फिर रात को शंकर से नवारे आकर मिलता है और उसे दारू ऑफर करता है। इसके बाद वो बातों ही बातों में उससे सच पूछने लगता है कि तुम कैसे हो रहे हो। इस शंकर रोता हुआ कहता है कि मैंने एक भी लड़की को नहीं मारा, बल्कि मुझसे तो और भी बड़ा पाप हुआ है जो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर वो नशे में झूमने लगता है और नवारे पूछता है कि ये खून कर कौन रहा है। जिस पर शंकर नशे में कहता है कि ये उस गणपत से पूछो। यह कहकर वो सो जाता है। इसके बाद यह बात आकर नवादे सीधा रमाकांत को बताता है कि वह किसी गणपत का नाम ले रहा था। हो सकता है कि ये दूसरे गांव का गणपत हो। फिर अगले दिन सीधा गणपत हाईवे के घर पहुंच जाते हैं, जहां उसकी बीबी कहती है कि वो तो काफी समय से गायब है। मुझे तो पता भी नहीं कि वह जिंदा है भी या नहीं। एक पुलिस वाले से पूछता है कि तुम यह लड़का से मिल गया, तो वह बताते हैं कि जिस दिन टोंडिया की लाश मिली थी, तब मैंने सामुद्री बाई को इस लड़के से कहते हुए सुना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को कुछ मत बताना, इसलिए मैं इसे मिलकर ये उसे यहाँ ले आया। तब रमाकांत दामोदर से कहता है कि अब तुम उस लड़के को सीधा गेस्ट हाउस ले चलो, उसकी माँ को भी बुला लो, अब उससे लड़के बाबू की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि कुछ और बाबू के पीछे भी जरूर पड़ेंगे। इसके बाद हम गेस्ट हाउस में बाबू की माँ को देखते हैं, जो कह रही थी कि साहब मेरे बेटे को जाने दो, लेकिन रमाकांत कहता है कि बाबू की जान को खतरा है, इसलिए ये यहाँ ही रहे तो अच्छा है। आपका जब मन करे तो आप मिलने आ जाना। इधर टीचर के पास सामुद्री की बेटी कमरी पढ़ रही होती है। तब सामुद्री उसे घर ले आने जाने आती है और कमरी के जाने पर टीचर देखती है कि उसकी नोटबुक पर तो यही रह गई, इसलिए वो उसे अपने पास ही रख लेती है। फिर यहाँ जब बाबू की माँ को पुलिस उसके घर के पास छोड़ती है, तो ये सब सामुद्री देख लेती है और वो उसे पूछने लगती है कि ये बाबू कहाँ गया, जिस पर वो उसे गालियाँ भी सुनाती है। इसके बाद हम बाबू को देखते हैं कि रमाकांत खाना खिलाता है और फिर उसे बातों बातों में सच पूछने लगता है कि आखिर तुमने उस दिन देखा क्या था। तब बाबू बताता है कि जब मैं घर जा रहा था तो मुझे टोंडिया मिला था। उसने बताया कि सामुद्री की बकरी खो रही है और मुझे ढूंढ कर लानी पड़ेगी। फिर जब मैं वहां से आगे जाने लगा, तब मैंने सामुद्री बाई को दो आदमियों के साथ देखा, जिन्हें मैं नहीं जानता। हालांकि सामुद्री बाई ने मुझे देखते ही पकड़ लिया था और अपने पास बैठा दिया, जिसके बाद वो दोनों आदमी गए और उन्होंने टोंडिया को जान से मार डाला। साथ ही में सामंती बाई ने मुझे धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वो मेरा ही हार करे, वही हार करेंगे। इसलिए मैं डर कर चुप हो गया। फिर रमाकांत बाबू से कहता है कि जैसा तुमने मुझे बताया वैसा ही कर मजिस्ट्रेट को बता देना और सब सही हो जाएगा। इधर सावित्री बाबू की माँ को रुक्मणी बाई के पास जाती है और बताती है कि बाबू को रमाकांत के पास रखा गया है। तब रुक्मणी उससे जाने के लिए कहती है और फिर वो सामुद्री बाई पर भड़कने लगती है कि तूने उसी दिन बाबू को क्यों नहीं मार डाला, यानी ये सब मिले हुए हैं। जिस पर सामुद्री कहती है कि वो तो अपनी जात का था इसलिए, लेकिन रुक्मणी सब समुद्र को डांट कर बढ़ा देती है कि तेरे कारण हम सब फंसेंगे। सुबह होते ही रमाकांत थाने जाने लगता है और एक कांस्टेबल से कहता है कि बाबू को सोने दो, जब वो जग जाए उसे नाश्ता खिला देना। फिर हम मजिस्ट्रेट ऑफिस जा रहे हैं। इधर थाने में रुक्मणी बाई तुकिया से मिलने आती है और तुकिया कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, जिस पर रुक्मणी बाई उसे धमकी भी देती है कि अगर तू बता भी देगा तो तेरा ही परिवार को दिक्कत होगी। तभी वहां रमाकांत आता है और रुक्मणी बाई जाने लगती है। फिर जब गेस्ट हाउस पर कांस्टेबल चेक करता है कि बाबू उठा या नहीं, तो उसके रूम के खिड़की से सर ये मुड़े हुए थे और बाबू गायब था, यानी कोई उसे उठा के ले गया। अब यह पता चलता है कि रमाकांत पूरी पुलिस फोर्स के साथ बाबू को ढूंढने लगती है। हर जगह छानबीन करने के बाद उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। फिर जब रमाकांत अपने थाने में बैठा होता है तो वो
कहता है कि ये गणपत सार्वत रहा है, पता नहीं चल रहा। इधर टीचर जब कमली की नोटबुक उसने देने जा रही थी तब वो उसमें कुछ पढ़ती है और उसमें वो कुछ ऐसा देती है कि जो बताने वो सीधा थाने आ जाती है। फिर वो रमाकांत को कमली की नोटबुक दिखाकर बताती है कि ये सेम हैंडराइटिंग तो उस लेटर पर थी जिसमें वार्निंग दी गई थी। यानी सामुद्री ने ही दूसरे मर्डर के पुलिस को आधार होने के लिए कहा था। अब टीचर जाकर फिर से तुतिया से सवाल करने लगती है, कुछ तो बता दो, इस मर्डर के पीछे कौन हो सकता है। तब तुतिया बोलता है, घुमा फिरा के उत्तम राव के भाई की बात बताता है, जिसके बारे में पता चलते ही रमाकांत उत्तम राव के भाई पर आता है और पूछता है कि अब आप अपने भाई के खिलाफ अखबार में कुछ नहीं लिखते, ऐसा क्यों? शायद आपका जमीन का मसला हल हो गया। तभी एक आदमी कमरे से बाहर निकलता हुआ दिखता है। रमाकांत जबरदस्ती उस कमरे में जाता है तो वही इन दोनों ने बाबू को पकड़ के रखा हुआ था। वही एक कमरे में इन दोनों को दो आदमी मिल जाते हैं जिन्होंने टोंडिया का खून किया था। इसके बाद सामुद्रिक मिलने रमाकांत पहुंच जाता है। वह बताता है कि टोंडिया का खून करने वाले दोनों आदमी पकड़े गए हैं, इसलिए अब तो सच बता दो। लेकिन सामुद्रिक तो बात घुमाने लगती है। अब सोचो, तुम जेल चली जाओगी तो तेरी बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? अच्छी शिक्षा दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन इसके बावजूद सामंती कहती है कि टोंडिया का मर्डर मैंने ही करवाया था। बाकी के मर्डर किसने किए वो मुझे नहीं पता। तब पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। रमाकांत भी कहता है कि ये केस तो सॉल्व नहीं हो पाया, पर कल मुझे मुंबई निकलना होगा। अब ये केस बंद कर दो। फिर रात को रमाकांत अपना सामान पैक कर रहा होता है। वह खुद से काफी निराश था कि काश में केस सॉल्व कर पाता। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में रमाकांत अपने घर आ जाता है और फिर सीधा बेड पर जाकर सो जाता है। फिर जब रमाकांत उठता है तो उसकी बीवी बताती है कि आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। अब रमाकांत पुलिस स्टेशन आता है और उसका जूनियर उससे पूछता है कि आप तो सदर आने वाले थे, तो गाँव में ऐसा क्या हो रहा है जो आपको रुकना पड़ा? तब रमाकांत बताता शुरू करता है और सीन पास में जाता है। रात को जब रमाकांत अपना सामान पैक कर रहा था तभी उसके पास पुलिस वाले आते हैं और बताते हैं कि आपको सामुद्री बाई ने बुलाया है कुछ बताने के लिए। फिर सामुद्री के पास जब यह जाते हैं तो वह कहती है कि मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन मेरी बेटी की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। जिस पर रमाकांत मान जाता है। तब सामुद्री बताती है कि यह सब रुक्मिणी बाई कर रही है और उत्तम राव के बेटे जयंत के झगड़े से शुरू हुआ था, जहां गुस्से में जयंत ने रुक्मिणी को बिना औरत कह दिया था और यह बात रुक्मिणी को काफी बुरी लगी थी। फिर एक दिन गणपत सार्वे ने नाम का तांत्रिक रुक्मिणी के पास आया। उसने वादा किया कि वह तंत्र विद्या से रुक्मिणी को मां बना सकता है, जिसके बाद से ही मर्डर होने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर आगे सामुद्री बताती है कि यह सब मुझे स्वप्न से पता चला था। मुझे प्यार करता है और वो मुझे सब बताता भी है। यह स्वप्न वही है टोंडिया का मामा। अब पास में स्वप्ना सांदे तो बताता है कि गणपत सबसे पहले रुक्मिणी बाई की पीरियड्स की पूजा कर रहा है ताकि बच्चा हो पाए। ये सब सुनकर पुलिस पूछता है कि यह गणपत सावरत कहाँ मिलेगा और सामुद्री उसका पता बता देती है, जिसके बाद जाकर ये लोग गणपत सावरत को उठा देते हैं। फिर रमाकांत गणपत को काफी बुरी तरह से डराता है और उसे सच उड़ाने की कहता है। गणपत कहता है कि मैं तो साहब दूसरे गांव का हूँ, लेकिन उस काचू पाटू को इस गांव में मुझे लोग पूजा करने के लिए नहीं बुलाते थे। इसलिए वो शंकर है ना, वो मेरा दूर का रिश्तेदार है जो कि उत्तम राव के यहाँ काम करता था। एक दिन उसने बताया कि उत्तम राव की बीवी बच्चे के लिए तड़प रही है। यही से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं रुक्मिणी बाई के बच्चा पैदा करने के लिए पूजा करूं, जिससे इनके गांव में मेरा नाम होगा और मैं और भी पैसा कमा पाऊंगा। हालांकि यह गणपत को भी कोई तंत्र विद्या नहीं आती थी, वो भी तो बस काची पाटू की तरह झूठा तांत्रिक था। गणपत आगे बताता है कि सीन पास में जाता है, जहाँ गणपत ने शंकर से कहा था कि जैसा मैं करने को कहूंगा वैसा ही करना, और गणपत ने रुक्मिणी बाई के पीरियड्स आ जाए इसकी पूजा रखी थी। फिर पूजा के दौरान ये गणपत कहता है कि यहाँ पर एक आत्मा है जो कुछ बताना चाहती है और फिर वह शंकर को चुनता है ताकि वह आत्मा उसमें प्रवेश करे।
अब शंकर तो गणपत ने पहले ही यह सब करने को कहा था, तो तुरंत शंकर एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि मैं मुंजा हूँ जो उसी पीपल के पेड़ पर रहता हूँ और मुझे एक कुंवारी लड़की का खून चाहिए, तभी मैं खुश हो जाऊंगा। साथ ही मेरे पीपल के पेड़ पर रोज पूजा करनी होगी। जो सुनकर रुक्मिणी बाई मान जाती है और माँ बनने के लिए कुछ भी करूंगी ऐसा बोलती है। इसके बाद उत्तम राव तो मना कर देता है कि मैं किसी लड़की की बलि नहीं दूंगा, लेकिन रुक्मिणी सोपान और उसके साथी से कहती है कि एक कुंवारी लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून लाने को कहती है, जिसके बदले में इन्हें पैसा और एक बोतल शराब मिलती है और ये दोनों जाकर पहला मर्डर करते हैं। वह जब यह बात सामने को बताता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रुक्मिणी पागल हो गई, पर वो उसकी बहन थी, इससे वो कुछ कह नहीं पाती थी। सोपन बताता है कि जो मेरे साथ आदमी रहा था उसने तो लड़की को मारकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। अब प्रेजेंट में रमाकांत कहता है कि तू सिर्फ मानवत गांव में फेमस होना चाहता था, इससे तूने ये नाटक करवाया। जिस पर गणपत कहता है कि मुझे लगा था कि मैं बस एक पूजा करके चला जाऊंगा, क्योंकि उत्तम राव तो खून होने नहीं देंगे, लेकिन रुक्मिणी बाई तो सच में एक लड़की मरवा दी और मुझे बुलाकर उसका खून मेरे हाथ में दे दिया, जो देखकर मेरे भी होश उड़ गए। पर अब मुझे दूसरी पूजा भी करनी पड़ी, ताकि इन लोगों को मुझ पर शक न हो कि मुझे कुछ भी नहीं आता। वही गणपत ने सपन को आइडिया दिया था कि लड़की को मारने के बाद उस पत्थर के पास फेंक दिया करना, ताकि वह पत्थर देव भी खुश रहे। असल में यह सब गणपत बस अपने मन में बातें बना रहा था, ताकि उत्तम राव और बाकी सब यही समझे कि वह सच में काफी बड़ा तांत्रिक है। फिर इस पूजा को की 1 महीने बीत जाते हैं, लेकिन रुक्मिणी बाई को पीरियड्स नहीं आते, जिसके बाद वो गणपत को बुलाकर उसे खूब सुनाती है कि तू पैसा तो दे गया, पर मेरा काम अभी तक नहीं हुआ। तब गणपत कह देता है कि शायद एक बड़ी से बात नहीं बनेगी, इसलिए सोपान उसका साथी जाकर दूसरे कुंवारी लड़की को मारकर उसका खून ले जाते हैं। पर 2 बलि देने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उत्तम राव खुद गणपत को बुलाता है और उसे डांटने लगता है कि तेरे चक्कर में हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी, ये रुक्मिणी को कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा। जिस पर गणपत अखबार में देखता है कि पहले मर्डर की खबर आई थी, जिसमें लिखा था कि उस बच्ची का रेप भी किया गया। यह देखकर वो कहता है कि मैंने तो कहा था कि कुंवारी लड़की का खून लगेगा, पर वो कुंवारी कहाँ रही, शायद इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि आपकी माँ तो उल्टा पैदा हुई थी ना, जिससे खजाने के सपने आते हैं। मुझे लगता है कि वह खजाना इसी पीपल के पेड़ के नीचे है और मंजिल कर रहा है, इसलिए हमें वह खजाना बाहर निकालकर मुजिया को आजाद करना होगा, जिससे रुक्मिणी बाई की गोद भर जाएगी। तब यह सुनकर उत्तम राव खजाने के लालच में आ जाता है। फिर प्रेजेंट में सामुदी बताती है कि वह गणपत ने कहा था कि अब हमें 11 औरतों की बलि चढ़ानी पड़ेगी, जिसमें खजाना भी मिल जाएगा और मुझा भी खुश हो जाएगा। जिसके बाद मैंने ही वो खत पुलिस को भेजा था ताकि वह जांच करे, कतर को रोके, पर उसे परंजय ने कोई एक्शन नहीं लिया और खजाने और बच्चे की चाह में उत्तम राव ने औरतों को मारना शुरू कर दिया। इसके बाद रमाकांत सीधा गणपत पे आता है कि जब तूने पहले ही कतर देख लिया था तो उसे रोका क्यों नहीं। जिस पर गणपत कहता है कि मुझे तो बस पैसा पैसा ही चाहिए था, क्योंकि मेरी बेटी बीमार थी, बाकी दोनों की जान से मुझे क्या मतलब। फिर रमाकांत पूछता है कि तुमने 4 मर्डर किए, विक्टिम की गर्दनें क्यों कटवा दी थी। जिस पर गणपत कहता है कि जब कोई फायदा फायदा नहीं हो रहा था, पूजा का तो मैं एक कदम और बढ़ गया। चौथी औरत की गर्दन को लाकर पेट के आगे पूजा करने का ढोंग किया, जिससे उत्तम राव ने मुझे और भी पैसे दिए। उसे लगा कि जल्द ही उसका काम हो जाएगा। यह सुनते ही पटकर रणपट के चाटा लगाने देता है कि तू कितना गिरा हुआ आदमी है, और रमटन पूछता है कि फिर क्या हुआ। जिस पर रणपट बताता है कि जब चौथे मर्डर के बाद उत्तम राव रुक्मणी को पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं तो जाकर छुप गया, लेकिन इसके बावजूद 3 मर्डर और हो गए। अब वो किसने करवाए यह मुझे नहीं पता। इसके बाद रमा को सामग्री से जाकर आगे मर्डर के बारे में पूछता है, जिस पर वह बताती है कि जब पुलिस ने उत्तम राव और मेरी दीदी को जेल में डाला तो रुक्मणी ने सामंत से कहा कि तुम्हें कत्ल करवाओगी, ताकि दोनों का हम पर से शक हट जाए।
कि हम तो जेल में हैं, तब कोई और ही डरवा रहा है। तब सामग्री अपनी बहन की बात मानकर स्वपन से कहती है कि एक और मर्डर करना है, पर पुलिस के डर से उसने मना कर दिया। जिसके बाद सामग्री क्या लेकर रुक्मिणी से मिलवाने आई और रुक्मिणी ने उस जबरदस्ती और खून करने को कहा, वरना तो वो उसके परिवार को बर्बाद कर देगी। तब तुकिया ने लगातार 5वीं 6वीं 7वीं विक्टिम को मार दिया, जिसके बाद रुक्मिणी और उत्तम राव से पुलिस का शक हट जाता है और वह अपने घर लौट आते हैं। फिर सामंती बताती है कि जब हम एक दिन खाना खा रहे थे, तब रुक्मिणी ने कहा, अब तक जितने भी खून हुए वो औरतों और लड़कियों के थे, इसलिए हमें एक लड़के को भी मारना पड़ेगा, वरना लोगों को तो यही लगेगा कि यह कोई काला जादू वाली बात थी। इससे उत्तम राव कोंडिया की तरफ देखकर कहता है कि यह लड़का भी मर जाए तो चलेगा, और अगर सामग्री ऐसा नहीं किया तो कमली की जान भी जा सकती है। जो सोचकर कमली कोंडिया को बकरी ढूंढने भेज देती है और फिर 2 आदमियों को पैसे खिलाकर उसे मरवा देती है। फिर रमाकांत पूछता है कि यह सब तुमने मुझे कल ही क्यों नहीं बताया, जिस पर सामंती कहती है कि मुझे आस अकल आई और मेरी बेटी कमली के लिए मैं कुछ भी करूंगी, क्योंकि उसने उस घर में वो सब देखा है जो मैंने अभी आपको बताया। जिस पर रमाकांत उसे यह सब कोर्ट में बताने के लिए कहता है और ये केस सॉल्व हो जाता है। फिर उत्तम राव और रुक्मिणी को उम्र कैद की सजा हो जाती है और वही सोपन और बाकी मर्डर करने वाले लोगों को फांसी दे दी जाती है और सामंती को भी कुछ सालों के लिए जेल हो जाती है। वही हम देखते हैं कि कमली को ब्रह्मकांत ने अब अपने पास रख लिया था। यहीं पर सीरीज खत्म हो जाती है।